नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। पेपर खरीदने वालों पर लग सकता है प्रतिबंध। एसआईटी रिपोर्ट पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यह फैसला लेगा। 31 अभ्यर्थियों पर 3 साल का प्रतिबंध लग सकता है। 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकेंगे अभ्यर्थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 3 सालों के लिए प्रतिबंध लग सकता है 31 अभ्यर्थियों पर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पे पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पेपर खरीदने वालों पर प्रतिबंध लग सकता है। तो यह बड़ी जानकारी एसआईटी रिपोर्ट पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यह फैसला लेगा। यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। 31 अभ्यर्थियों पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो देखिए, उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला जो है उस पर सियासत भी गर्माती नजर आई है। और अब जो जानकारी है उसमें आपको बता दें कि पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 31 अभ्यर्थियों पर गाज गिर सकती है और 3 साल तक के लिए वो कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। हितेश, क्या जानकारी 31 अभ्यर्थियों पर गाज गिर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यूके ट्रिपल एससी के बाद जिस तरीके से एक बार फिर जिस तरीके से एसएसपी एसटीएफ को सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, लेकिन एक बार फिर जो पटवारी का जो मामला है ये एक बार फिर एग्जाम लीक हो गया है। तो उसी के बाद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निर्णय यहाँ पर लेने की बात कही है कि जितने भी 35 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर गाज गिर सकती है, जो 3 साल तक एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे। और इतने नहीं बताया ये भी जा रहा है कि इनकी जो संपत्ति है उसकी भी जांच होगी और वह भी जब्त करने का काम इसमें शासन प्रशासन करेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो पेपर लीक भर्ती का मामला, ऐसा कोई सा पेपर नहीं है अभिषेक जो मामला लीक ना हुआ हो। क्योंकि उत्तराखंड अब अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है भर्ती मामले को लेकर। तो इसी लिहाज से जितने भी अधिकारी है, क्योंकि अभी इसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद इसमें जो लोक सेवा आयोग है वो इसमें निर्णय लेगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी हैं, जैसे 31 अभ्यर्थी चयनित हुए जिनको 3 साल के लिए किसी भी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन हितेश, इसमें समझने वाली बात तो यह है कि आप अगर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, तो आपने आसान सा एक रास्ता चुना कि जिसने खरीदा है उसको ही आप टारगेट कर लें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही है अभिषेक। क्योंकि एक हाकम सिंह यहाँ पर गिरफ्तार हुआ था, लेकिन हाकम का हाकिम कौन है यह भी पता लगाना बहुत जरूरी है। विपक्ष लगातार इस बात को आवाज उठाता आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसटीएफ ने और एसआईटी ने तमाम ऐसी जांच एजेंसी जिन्होंने अपनी पीठ थपथपाने का काम किया कि हमने सभी लोग गिरफ्तार कर लिए, लेकिन हाकम के बाद भी कोई हाकिम निकल के आया कि उसने भी एक पटवारी का जो पेपर लीक मामला है वो दोबारा से उसको जन्म दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की और शासन प्रशासन की इनकी बहुत बड़ी खामी है और बहुत बड़ी चूक है कि आखिरकार इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, क्यों आखिरकार बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार नहीं हो रहे, क्यों छोटी मछलियां इसमें गिरफ्तार की जा रही है। दलील दे क्या रहे हैं? दलील एसआईटी की तरफ से दी क्या जा रही है? क्योंकि आप बहुत इजी तरीके से चीजों को कंट्रोल कर लें ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि कई सारे पेपर, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो लीक ही हो रहे हैं। पहले ये स्थिति हमने राजस्थान में देखी थी, अब यहां पे हम देख रहे हैं बिहार में भी कमोवेश यही स्थिति हमने देखी थी कि पेपर लीक होते रहे हैं। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि अगर उत्तराखंड में कोई परीक्षा होती है तो वो बिना पेपर लीक के संभव नहीं है, और पेपर लीक होगी, मामला हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, चीजें अटकती रहें और अभ्यर्थी को आप टारगेट कर लें बहुत ही इजीली? बिल्कुल, देखिए यही हालत अब उत्तराखंड की हो गई। क्योंकि जो कमावेश की जो स्थिति है यहाँ पर बन चुकी है प्रशासन के लिए भी और शासन के लिए भी। क्योंकि या तो ये कहें कि हमारे यहाँ पर जो प्रशासन है वो नाकारा साबित हो रहा है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, जो भी लोक सेवा आयोग में जो अधिकारी बैठाए गए थे वो ठीक नहीं है, या एसआईटी के जो अधिकारी जिन्होंने सिर्फ हाकम सिंह तक ही चाबुक चलाकर अपनी पीठ थपथपा लिए। तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से भी जो तार यहाँ के जुड़े हुए, कई प्राइवेट कंपनियां पहले से ब्लैक लिस्टेड थी उनको फिर दोबारा जिम्मेदारियां दी गई। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरीके से अपनी ही सरकार पर कटाक्ष किया, अपनी ही सरकार को भर्ती को लेकर घेरे में लिया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सामने आ रही। क्यों आखिरकार इस तरह की चीजें सामने आ रही, क्यों एक बार फिर उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ? ये यही नहीं,
जो उत्तराखंड की हालत ही अन्य राज्यों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो एक उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें, वहीं से वो एक ऐसा केंद्र है, वो एक मैदानी क्षेत्र का एक ऐसा केंद्र है जहां से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देकर निकलते हैं। तो वहीं क्योंकि चलिए, बड़ी तो सही मछलियों है। को बड़ी मछली और मगरमच्छ जो हैं वो तो बहुत दूर हैं। जो इजी बन पड़ा वो कर लिया। अभ्यर्थियों को टारगेट कर लें 31 हो, इससे संख्या ज्यादा भी कम भी हो, जितने सालों तक प्रतिबंध लगाना है आसानी से लगा दे, कोई बात नहीं है। ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास फिर से आते हैं। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी तक कुल 270 ऐसे भवन हैं जो खतरे की जद में हैं, जिनको खाली करा दिया गया है। वहीं आपदा को लेकर 8 एजेंसियां रिसर्च कर रही हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार उचित कार्रवाई करने के साथ साथ चिन्हित स्थानों पर कार्य करेगी। साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में भी सरकार हर एक सुविधा उपलब्ध करा रही है। रोज मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहाँ पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहाँ के बाज़ार भी खुले हुए हैं, वहाँ के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही और एनडीएमए भी वहाँ पर काम कर रही है। उन सब की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए जो उन सबको कंपाइल करेगी और कंपाइल करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई की, जो नए स्थान हमने ढूंढने हैं वहाँ पर पुनर्वास होना है। तो सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, पहले तो जोशीमठ की एग्जैक्ट स्थिति को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे कि वहां की वर्तमान स्थिति को लेकर के क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, देखिए जो जोशीमठ की जो स्थिति है फिलहाल वो सामान्य हो चुकी है, क्योंकि लगातार वहां पर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो वहां पर जो कुछ परिवार हैं, 70% जो परिवार है वो वहां से पलायन करा दिए गए हैं, उनको धरातल पर लेके आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनटीपीसी है या अन्य कई प्रोजेक्ट है, जेपी का प्रोजेक्ट है, उन पर रोक लगा रखी है। अभी ये भी कहा गया था कि एनटीपीसी को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी उस पर भी जांच का विषय है, वो अभी काम रोका गया है, अभी वो काम सुचारू रूप से भी जारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बरसात के बाद और बर्फबारी के बाद जिन मकानों में दरारें आई थी और दरारें आने के बाद जिन दुकानों में दिक्कतों का सामना लोगों को वहां पर करना पड़ा था, तो उस चीजों पर अभी वहां पर जो 8 एजेंसियां हैं, 8 जो शोध जो वैज्ञानिक वहां पर लगे हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो राहत सामग्री है वो प्रॉपर वहां के लोगों को मुहैया कराई जा रही है। प्रतिदिन के हिसाब से वहां पर 1000 रुपए और 450 रुपए खाने के लिहाज से वहां पर लोगों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर जो जानवरों का जो चारा है वो भी वहां पर अब मुहैया कराया जा रहा है। जी चलिए, तो ये वहां के लोगों के लिए राहत की बात है कि कम से कम उन्हें सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। भारतीय कुश्ती संघ और रेसलर्स के बीच विवाद में सियासत की आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई है। वहीं हरिद्वार में ब्रजभूषण के खिलाफ युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला दहन किया और मांग की कि उन्हें पद से बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि जब कुश्ती में मेडल आते हैं तो सरकार कुश्ती खिलाड़ियों के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जब आज अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं तो सरकार मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। हमारी मांग सरकार से इतनी है, जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार जब कुश्ती में मेडल आते हैं तब तो छाती चौड़ी कर कुश्ती प्रेमियों के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जब आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुश्ती के सब धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि फेडरेशन के अध्यक्ष को बदला जाए, कोचेस को बदला जाए, जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण की शिकायतें आ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आरोप है। ऐसे में सरकार चुप्पी साधे बैठी है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज प्रत्येक विधानसभा में पुतले फूंकने का कार्यक्रम हुआ है और अगर ये सरकार खिलाड़ियों की इसी तरह से उपेक्षा करेगी तो युवा कांग्रेस दिल्ली में जाकर धरना देगी।
देखिए हमारी मांगे यही है, जो बृजभूषण शरण सिंह है इनको बर्खास्त किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। ऐसे जितने भी लोग हैं इनके भाजपा के, खाली यही नहीं बृजभूषण शरण सिंह, जितने भी लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उनको भाजपा से विदा किया जाए। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अब देखिए ये विवाद को लेकर सियासत ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा होने लगी है, क्योंकि सरकार इस पे एक्शन ले रही है, खेल मंत्रालय इस पे एक्शन ले रहा है, जांच कमेटी बनाई जा रही है, धरना पहलवानों का खत्म हो चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पे राजनीति शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर अभी ब्रजभूषण शरण है और उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने में लगा है, क्योंकि ऐसे नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में देखे जाते हैं। साफ तौर पर जो युवा कांग्रेस के नेता है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनके पुतले दहन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कुश्ती होती है या खिलाड़ी होते हैं, जब उनके हाथ में मेडल होता है, तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ तो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अब खिलाड़ियों का शोषण किया जा रहा है। हालांकि ब्रजभूषण पर महिलाओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से ही लगातार युवा कांग्रेस है उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, जो युवा कांग्रेस है वो दिल्ली में भी घेराव करेगी और देहरादून में भी घेराव करेगी। हालांकि इसको लेकर अभी तक जो सरकार है यानी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और इसी बीच लगातार युवाओं का कहना है, जो कांग्रेस के युवा हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन संजय, इसमें देखिए कमेटियां तो बनाई गई है, उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ है वो भी अपनी तरफ से जांच करवा रहा है, तो जांच तक का तो कम से कम इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि मुद्दा कोई भी हो उसे अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, क्योंकि हम हरिद्वार सड़कों पर देख रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि ब्रजभूषण ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता है जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को भी उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबर पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनि कीरेती में 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक होगी। वहीं संगठन स्तर पर सभी जिलों में मोर्चों की टीम तैयार की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को मिलने वाले दायित्वों को लेकर कहा कि जनवरी महीने की शुरुआत हुई है, जल्द इस पर भी काम किया जाएगा। मोर्चों के जिले की टीम बनेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी प्रदेश कार्य समिति है, इस बार मुनि की रेती में हम लोग कर रहे हैं, जहां G20 भी होने वाला है, उसकी मीटिंग होने वाली है। वो ऐसा हमने चुना है। 29-30 तारीख को बैठक रहेगी और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा हम जिले के अपने जो मोर्चे हैं उन मोर्चों की गठन हम कर लें, बाद में मोर्चों की मंडल की टीम बनेगी। इसके साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र और बूथ की टीम, उस तक हम लोग अपने संगठन पहुँचाएंगे। मार्च तक हम लोग अपने पन्ना टीम तक की गठन का हम पूरा कर लेंगे। अच्छा, पिछले कई दिनों से भू धसाव के खतरे से जूझ रहे जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी ने जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान प्रशासन वहां की जनता के लिए नहीं निकाल पाया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव महर्षि ने कहा कि जोशीमठ बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन सरकार कोई ठोस निर्णय लेने में असफल हो रही है। जोशीमठ की जो स्थिति है, उसका जो मंजर देखने में आता है वो बहुत भयावह है, बहुत डराने वाला है। आप देखिए, जो लोग देख रहे हैं वो उससे भयभीत है, तो वहां रहने वालों की क्या स्थिति होगी, ये आप इस चीज का सोचिए। सरकार है कि बात समझने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसे बात समझनी चाहिए। जब तक आप उचित मुआवजे की बात नहीं करेंगे और जब तक आप किस आधार पर मुआवजा देंगे ये तय नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का हल सरकार के पास नहीं आएगा। लेकिन सरकार इस पे गंभीर नहीं है, सरकार इसका कोई प्रयास नहीं कर रही है।
तो सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। हितेश, जोशीमठ भी ऐसा लग रहा है कि अब एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो राजीव महर्षि हैं, ये कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के मीडिया प्रभारी। इन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरे उत्तराखंड के जोशीमठ का जितना भी क्षेत्र है वहां का दौरा किया और जो वहां की स्थिति है, वहां की स्थिति को लाने का एक प्रयास इन्होंने किया है। इनका कहना है कि जो वहां के लोग हैं उनको न सिर्फ रोजमर्रे के पैसे दिए जाए बल्कि वहां पर उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो जिनके घरों में दरार आई है, जिनकी दुकानों में दरार आई है, जिनको काफी नुकसान वहां पर हुआ है, उन लोगों को पलायन कराकर मकान बनाने के बाद ही उसके बाद उनको वहां पर मुआवजा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुद्दा बन चुका है और एक इस सियासी अखाड़े में कांग्रेस कूद गई है। राजीव महर्षि नहीं, कांग्रेस के तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे यशपाल आर्य की बात करें, करण महारा की बात करें या फिर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की बात करें, सभी नेता जोशीमठ जा रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन इसमें महज एक सबसे बड़ी बात यह है कि मदद करने की बजाय विपक्ष अब इसमें सियासी हलचल करने के लिए कूद गया है और इसे अखाड़ा बना दिया है। जी तो बिल्कुल देखिए, जोशीमठ पर भी अब सियासत जो है वो अपने चरम पर है। ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। विकास नगर में ब्लॉक विकास नगर सभागार में पलायन निवारण आयोग सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली ने बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी शामिल रहे और पहाड़ों से हो रहे पलायन के कारणों की जानकारी ली। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में पलायन एक गंभीर समस्या बन गई है। इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ों के ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। पलायन को रोकने के लिए अधिकारी ऐसी योजनाएं बनाएं जिसका लाभ पहाड़ में रह रहे युवाओं को मिल सके। वहीं बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने पलायन को रोकने के लिए अपने अपने सुझाव दिए हैं। विकास खंडों में मेरा भ्रमण हुआ है, तो उस क्रम में मैं विकासनगर भी आया हूं और अपेक्षा है, यद्यपि ये पलायन प्रभावित विकासखंड नहीं है, यहाँ पर तो सब प्रकार से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन और जहाँ होना चाहिए वहाँ के लिए उनको प्रेरित करना, ये भी एक बहुत आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे उच्च हिमालय और मध्य हिमालय जो गांव हैं वहाँ कैसे वहाँ की आबादी पुनः वहाँ पहुँचे और वहाँ कुछ करें, ये भी एक इस प्रवास का हेतु है। बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर हरिद्वार में अभी से जुट गई है। हाल ही में बीजेपी संगठन की ओर से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। इन नए मंडल अध्यक्षों का हरिद्वार के जगजीतपुर के बीजेपी कार्यालय में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। इस दौरान रमेश पोखरियाल ने भाजपाइयों को केंद्र और राज्य की सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने की बात कही। जो नए हमारे मंडल अध्यक्ष आज जिनका सम्मान था और सभी लोग मंडलों से आए हुए थे, तो जिस तरीके से ये गठन हुआ है और जो उत्साह है लोगों में, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे और फिर 24 का तो चुनाव आ ही रहा है, तो लोगों के मन में बहुत जोश है और देश ने तो वैसे ही वातावरण बना रखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार भी बननी है केंद्र में, लेकिन उत्तराखंड एक नया रिकॉर्ड तोड़ेगा और इसलिए कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। जो नए तो सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, बीजेपी ने अभी से ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि चुनाव कोई भी हो उससे पहले ही अपनी तैयारी में जुट जाती है। यही वजह है कि होने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि जिला अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद अब मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा हो गई है और बूथ को मजबूत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जनता के बीच जा रही है और मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भी अब बता रही है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड हो या फिर अन्य राज्य हो,
तमाम राज्यों से ही मोदी को बहुत प्रेम रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड में भी एक के बाद एक विकास के कार्य रहे हैं और उन्हीं कार्यों को लगातार जनता के बीच जाकर बता रही है। हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जो सांसद है रमेश पोखरियाल वो हरिद्वार पहुंचे हैं और मंडल अध्यक्ष के जो सम्मान समारोह है उसमें शिरकत की है। कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। अभिषेक। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या बढ़ती जा रही है। भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ को लेकर चमोली से देहरादून तक शासन प्रशासन एक्शन में है। वहीं लाल निशान वाली इमारतों को गिराने का काम फिर से शुरू हो गया है। आपदा राहत विभाग ने अब जोशीमठ के ताजा हालात और राहत अभियान को लेकर जानकारी दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के मुताबिक जोशीमठ की आपदा से प्रभावित 242 परिवारों तक शासन प्रशासन की ओर से 3.62 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत पहुंचाई जा चुकी है। ये देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं जब जोशीमठ में इस होटल को गिराने का काम शुरू किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बड़ी ही सावधानी के साथ इस होटल को गिराने का काम लगातार किया जा रहा है और जो घरों में दरारों की संख्या है, जो घरों में दरार आने की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। संख्या घरों की बढ़ती जा रही है। लगातार 242 परिवारों को राहत पहुंचाया गया है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपए की अंतरिम राहत यहां पे पहुंचाई गई है। वहीं हरिद्वार के बहादराबाद थाना पुलिस की कस्टडी में चोरी के आरोपी की दिल्ली में मौत हो गई। मृतक ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का घरेलू सहायक था, लेकिन 6 महीने पहले उसने विधायक के घर से काम छोड़ दिया था। पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में पकड़ा था और चोरी का माल बरामद करवाने के लिए दिल्ली लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के अशोक नगर में वह पुलिस से हाथ छुड़वाकर भागने के लिए एक मकान की छत से कूद गया। उसे घायल हालत में दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। देखिए, करीब 1-1.5 सप्ताह पूर्व जो है चोरी के एक मामले में जिसमें माननीय पूर्व विधायक हैं श्री सुरेश राठौर जी, इनके द्वारा थाना बहादराबाद में कंप्लेन दी गई थी जिस पर चोरी का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध लिखा गया था। चूँकि उनके कहीं ना कहीं ऐसे डिजी लॉकर से ये चोरी हुई थी, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नोन आदमी के बारे में उनका शक था कि जो मेरे साथ उनके साथ रहता हो या काम करता हो, जिसके द्वारा लॉक को देख लिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में उस लॉक से पैसे निकाल लिए गए हो। हरिद्वार में 7 मस्जिदों पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में प्रशासन ने जुर्माना लगाया है। पथरी थाना क्षेत्र के कई गांवों की मस्जिदों को अजान के लिए लगे लाउडस्पीकरों की सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं होने पर पथरी थाना पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं 2 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण कम करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई पर अब मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। मस्जिदों के अंदर जो है आवाज़ जो ज़्यादा नहीं है। हमारे इलाके में भी जितनी मस्जिद हैं, तो अगर वो चालान काटा गया है तो इसमें मेरे ख्याल से चालान काटने की तो इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा कोई जुर्म भी नहीं है कि इसमें चालान कटे। अगर कहीं किसी जगह पर इस तरह की वो मामला था, आवाज़ ज़्यादा थी, तो उन्हें बुला करके जिम्मेदारों को समझा दिया जाता। उन्हें प्रदर्शन हो तो गाड़ियों की आवाज़ से हो रहा है। अब सड़क पर देखिए क्या नाम किस कदर आवाज़ है, मतलब आदमी बातचीत भी नहीं कर सकता है। मस्जिदों के ऊपर जो अजान हो रही है सिर्फ 2 मिनट इसमें लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 2.5 मिनट का ये अमल है, और उसकी वजह से तो शासन प्रशासन इतना मुतहर्रिक है। लेकिन अगर वाक़तन अपने इस मुल्क को ध्वनि प्रदर्शन से बचाना है, सोती आलूदगी से बचाना है, तो फिर ये जो डीजे बज रहे हैं ब्याह शादियों में, देखो रात को 11-11 बजे तक इस कदर डीजों में आवाज़ होती है कि पड़ोस में अगर कोई मतलब हार्ट का मरीज हो तो वो शायद सो भी नहीं सकता। इस कदर तकरीबन हुकूमत के वहाँ कोई वो ध्यान नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।